नमस्ते जैन, कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे एप्पल के बारे में। अब ये जो एप्पल जो कंपनी है, क्या ये नोकिया की तरफ जा रही है? क्या इसके साथ अब ऐसा होगा कि आगे जाके नोकिया बन जाएगी? देखिए, नो डाउट एप्पल जो है एक ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। मैं खुद एक एप्पल का यूज़र हूँ। मेरे पास आईफोन 15 प्लस है। हालांकि वो मेरा मेन फ़ोन नहीं है। मेरा जो मेन फ़ोन है वो सैमसंग का फ़ोन है, बट आईफोन जो है मेरा ऑफिस का फ़ोन है। बट तो इसलिए मेरे को एक्सपीरियंस है एंड्रॉयड एंड iOS दोनों का। बट कहीं ना कहीं एप्पल जो है, नो डाउट उनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। आईपैड भी अच्छा है, आईपैड का भी मैं यूज़र हूँ। मैकबुक भी अच्छा है, उसका एयरपॉड्स वगैरह भी अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है। एप्पल वॉच भी बहुत अच्छी है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि एप्पल अब एक ऐसी जगह निकल चुका है जहाँ अगर उन्होंने बहुत तेज़ी से कुछ चेंजेस नहीं करे तो उनका हाल नोकिया जैसा ना हो जाए अगले 2-3 साल के अंदर। हालांकि कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं यार, अब तो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन $4 ट्रिलियन होने जा रहा है, कहाँ नोकिया कहाँ एप्पल। बट देखिए क्या होता है ना, जब इनोवेशन बहुत कम हो जाए ना, एंड जो कंपनी है वो कस्टमर्स की सुननी कम कर दे या फिर वो कंपटीशन से compete ना कर पाए, तो कंपनीज को डूबने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब ये स्टेटमेंट हो सकता है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लगे कि कहाँ नोकिया कहाँ एप्पल, और मैं एप्पल की नोकिया बनने की बात कर रहा हूँ। बट देखिए, टेक्नोलॉजी में ना यही चीज़ें होती है। नोकिया को भी पता नहीं चला कब वो ऊपर से नीचे गिर गया। एप्पल के साथ भी ऐसा ना हो। अब इसके पीछे रीजंस क्या हैं, मैं आपके साथ 5 ऐसे रीजन शेयर करूंगा जिसकी वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि एप्पल नोकिया बन सकता है अगर अगले 3-4 साल में उन्होंने कुछ ड्रास्टिक स्टेप्स नहीं लिए तो। पहला रीज़न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो है ना, सैमसंग में आप देखिए कितने अच्छे अच्छे फीचर्स आ गए। इसके अलावा और जो कंपनीज़ है वो कितना बढ़िया काम कर रही हैं। बट एप्पल में आज की डेट में क्या हो रहा है, हाँ एप्पल इंटेलिजेंस आएगा, अच्छा ठीक है, आईफोन 15 में आएगा, बट 15 प्रो और प्रो मैक्स में आएगा, ठीक है जी। 16 में सब में आएगा, अच्छा 16 लोगों ने लिया ये सोच के चलो एप्पल इंटेलिजेंस आएगा। नहीं जी, अभी नहीं आएगा। अभी iOS 18 का अपडेट आएगा, उसके बाद आएगा। अच्छा जी ठीक है, iOS 18 का अपडेट आएगा बट उसमें 1 या 2 फीचर्स आएंगे। अच्छा जी, फिर और फीचर्स कब आएंगे? एक फीचर 6 महीने बाद आएगा, फिर एक फीचर 1 साल बाद आएगा, ऐसे करके आएगा। अच्छा जी ठीक है, अब मैं इंडिया में आईफोन यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने देखा एप्पल इंटेलिजेंस, ठीक है जी, देखूँ मैं क्या क्या फीचर्स आए हैं। तो उसमें ये चीज़ आ रही है कि भाई एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स अभी इंग्लिश यूएस अगर आपने डाल रखा है तभी आपको मिलेगा, इंग्लिश इंडिया में अभी आपको फीचर्स नहीं मिलेंगे। तो मतलब मैं जब तक अपने उसकी लैंग्वेज इंग्लिश यूएस नहीं करूँगा तब तक एप्पल इंटेलिजेंस के मेरे को फीचर्स नहीं मिलेंगे। अच्छा जी, इंग्लिश इंडिया आने में कितना टाइम लगेगा? उसमें भी 6 महीने लगेंगे। तो बाय दैट टाइम जो और कंपनीज़ हैं उनका एआई के जो फीचर्स हैं या जो भी चीज़ें वो ऑफर कर रहे हैं वो आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसमें सबसे आगे है सैमसंग। इसके अलावा ओपन एआई का चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी आप किसी भी फ़ोन में डाल लो। अब कोई इंसान ये सोचे मैं एप्पल का फ़ोन लूँ, या फिर कोई इंसान सोचे कि मैं एक काम करता हूँ एप्पल के फ़ोन पे 60-70 हज़ार रुपये क्यों डालूँ, मैं 40-50 हज़ार का सैमसंग का फ़ोन लेता हूँ या वीवो का फ़ोन लेता हूँ, एंड उसमें जो है चैट जीपीटी 2,000 रुपये महीना देना स्टार्ट कर देता हूँ, मेरे को वही फीचर्स मिल रहे हैं, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर सैमसंग में तो ऑलरेडी बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो कि एप्पल के सामने अभी हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी पीछे रह गए हैं। उस पर उन्हें कैचअप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा रीज़न जो मेरे को लगता है, लैक ऑफ इनोवेशन। पिछले 5-6 सालों में आईफोन में कोई चेंजेस ही नहीं आए हैं। मेरे पास आईफोन 15 प्लस है, एंड मैं आपको बताऊं आईफोन 16 में मेरे को ऐसा कुछ फ़र्क नज़र ही नहीं आया। केवल मतलब आईफोन 15 के चारों मॉडल्स और 16 के आप चारों मॉडल्स देखो, केवल एक चीज़ का फ़र्क है कि एक कैमरा बटन एक्स्ट्रा उन्होंने दे दिया है, और कोई फ़र्क नहीं है। हल्का फुल्का बस वो प्रो मैक्स मॉडल में कह दिया कि भाई कैमरा में ये तो हल्का सा और अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी, थोड़ा और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये वो है। ओवरऑल कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। बस एक ये ज़रूर है कि 16 और 16 प्लस में एप्पल इंटेलिजेंस आएगा जो 15 और 15 प्लस में नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है ये जो मतलब कहते हैं ना, एक टाइम ऐसा होता था कि नया फ़ोन आया है तो आदमी को एक्साइटमेंट होती थी कि हाँ 4 नए फीचर्स आएंगे, 10 नए फीचर्स आएंगे। पिछले 4-5 सालों में, मतलब जब से आईफोन 12 आया तब से मैं देख रहा हूँ ज़्यादा कुछ फ़र्क ही नहीं होता इनके फ़ोन्स में। बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ चेंज करा, हल्का सा कैमरा इन्हेंस कर दिया, एंड आ गया भाई आपका नया वाला आईफोन। मैंने कुछ लोगों को देखा वो क्या करते हैं कि हर साल ही आईफोन बदलेंगे। वो तो मतलब खैर जिसको शौक है उनकी बात और होती है, बट मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल आदमी वो होते हैं। जैसे कुछ लोग मैंने देखे हैं जो वो कहते हैं कि यार आईफोन एक ऐसी चीज़ है, एक तो 5 साल चल जाती है, एंड आपको चेंज भी 5 साल में ही करना चाहिए। तो किसी ने अगर आईफोन 12 ले रखा है उसको आईफोन 17 लेना चाहिए। अगर आपके पास आईफोन 15 है तो आईफोन 20 तक का वेट करो, 14 है तो 19 तक का वेट करो, 5 साल से पहले आईफोन नहीं बदलना चाहिए। तो ये एक और रीज़न है जिसकी वजह से एप्पल का डाउनफॉल हो सकता है कि इनोवेशन ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं। थर्ड पॉइंट होगा लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखिए, एंड्रॉयड अगर आप यूज़ कर रहे हैं, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मेरा प्राइमरी फ़ोन अभी भी एंड्रॉयड है। मैं आईफोन यूज़ करता हूँ बट एंड्रॉयड मेरा प्राइमरी फ़ोन है। क्यों?
फ्लेक्सिबिलिटी जो मेरे को एंड्रॉयड में मिलती है वो मेरे को आईफोन में नहीं मिलती है। नो डाउट आईफोन में सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, फीचर्स बहुत अच्छे हैं, हैंग कम होता है या फिर कैमरा बहुत अच्छा है। ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ वो 15+ से ही बना रहा हूँ अपने, तो नो डाउट वो सारी चीज़ें ठीक है। बट ओवरऑल देखा जाए, जब मेरे को डे टू डे यूज़ करना है, जब मेरे को मतलब कॉलिंग, टेक्सटिंग या फिर आपके ऐप्स का यूज़ करना, वो सारी चीज़ें करनी है, या फिर वॉलपेपर्स हो गए, थीम्स हो गए, जो कस्टमाइजेशन ऑप्शंस आपको एंड्रॉयड में मिलते हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको एंड्रॉयड में मिलती है, वो आपको iOS में नहीं मिलती है। एंड फॉर्चुनेटली इन लोगों ने आईफोन 15 में टाइप सी पोर्ट अब लेकर आ गए हो, इसकी वजह से थोड़ा सा ईज आउट हो गया मामला। नहीं तो मैं आपको बताऊं, जब तक ये लाइटनिंग पोर्ट था तब तक और ज़्यादा नॉन फ्लेक्सिबल था आईफोन। एंड मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा यूरोपियन यूनियन को, उन्होंने पहले तो आईफोन को पुश करा कि आप टाइप सी लेकर आओ, जिसकी वजह से एप्पल को आईफोन्स में टाइप सी लेकर आना पड़ा। एंड अब यूरोपियन यूनियन अभी एक और चीज़ को पुश कर रहा है कि एप्पल को जो है फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए अपने प्लेटफॉर्म को। एंड ये एक चीज़ ऐसी है जो अगर हो गई तो आगे आने वाले टाइम में iOS और एंड्रॉयड में ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, डेटा ट्रांसफर्स ईजी हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, मैं जैसे आईफोन 15 प्लस पे वीडियो बना रहा हूँ, अब मेरे को इस वीडियो को सैमसंग में ट्रांसफ़र करना है कुछ है, तो मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता हूँ। मेरे को सैमसंग की एक SSD आती है T7 शील्ड, मेरे को वो यूज़ करनी पड़ती है। हालांकि उससे हो जाता है 5 मिनट में काम, बट कहीं ना कहीं आप सोच सकते हो कि दैट इज़ मतलब उसमें आप सोच सकते हो लैक ऑफ कन्वीनियंस वाली बात है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। मेरा एक दोस्त है जो कि सालों से एंड्रॉयड यूज़र था, उसने 15 Pro Max खरीदा लास्ट ईयर, उससे 1 महीना यूज़ नहीं किया गया, उसने 15 Pro Max बेच के वापस उसने S24 Ultra लिया। फिर कहता है मैं 1 महीने के लिए सोचा मैंने iOS देखूँ मैं, बट मैं वापस एंड्रॉयड पे आ गया। अब देखिए ये चीज़ वाइस वर्सा भी है, बहुत सारे लोग ऐसे जो सालों से आईफोन पे स्टिक्ड हैं, वो अब एंड्रॉयड पे नहीं आ सकते। इसके अलावा आईफोन एक चीज़ और बोलता है कि भाई अगर आप आईफोन से वीडियो बना रहे हो तो उसको आईपैड पे या आईफोन पे ही एडिट करो या फिर मैकबुक पे एडिट करो। आप अगर उसको एंड्रॉयड पे एडिट करते हो तो उसमें और अलग 10 तरीके की चीज़ें होती हैं, फाइल ट्रांसफ़र करना, ऑडियो क्वालिटी, ये वो फलाना डिमका, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो चाहते हैं कि हमारी ही ऐप्स आप यूज़ करो, हमारी ही उसमें एक वो कहते हैं हमारी इकोसिस्टम में आप रहो। एप्पल वॉच है वो आईफोन के साथ ही चलेगी, एयरपॉड्स हैं वो ये आईफोन के साथ ही अच्छी तरीके से पेयर होंगे। एंड्रॉयड में क्या है, आपके पास विंडोज़ लैपटॉप है, आपके पास मान लीजिए रियलमी का या ओप्पो के आपके पास नेकबैंड ईयरफोन्स हैं या TWS है, या आपके पास सैमसंग का फ़ोन है, वीवो का फ़ोन है, कोई भी है, सब आपस में आराम से फ्लेक्सिबली कनेक्ट हो जाते हैं। किसी में कोई डेटा ट्रांसफ़र करना हो, ब्लूटूथ ट्रांसफ़र करना हो, कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट एप्पल इज़ समथिंग जिसमें हमेशा प्रॉब्लम आती है। 4th पॉइंट होगा एक्सपेंसिव सर्विसिंग। अब ये देखिए क्या है, मैं अगर S24 Ultra लूँ 1 लाख का एंड आईफोन 16 प्लस लूँ 1 लाख का, अगर मान लीजिए S24 Ultra की स्क्रीन ब्रेकेज होती है तो मेरा खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 हज़ार रुपये आएगा। बट अगर आईफोन की हो जाती है तो उसमें 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्चा है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो और ज़्यादा अफेक्ट करती है लोगों को। आपने आईफोन तो ले लिया बट उसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसकी सर्विसिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपका कोई भी पार्ट ख़राब हो गया, बैक कवर टूट गया या स्क्रीन टूट गई या कुछ भी है, तो वो रिप्लेसमेंट जो कॉस्ट है वो एज़ कम्पेयर टू एन एंड्रॉयड फ्लैगशिप फ़ोन वो बहुत ज़्यादा है। मतलब आप सैमसंग के साथ ही कंपैरिजन अगर कर लो तो वो बहुत ज़्यादा आती है। एंड आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हो, आईफोन 16 Pro Max या फिर 16 Pro को आप लीजिए एंड दूसरी तरफ आप S25 Ultra जो अभी लॉन्च हुआ है उसको ले लीजिए। आप कंपैरिजन कर लीजिएगा कि भाई किसके स्पेयर पार्ट्स ज़्यादा अच्छी तरीके से अवेलेबल हैं, किसके स्पेयर पार्ट्स कितने में लगेंगे, क्या है क्या नहीं है, उसमें आपको साफ डिफरेंस समझ में आ जाएगा। लोगों को अब ये बात समझ में आ रही है कि यार ठीक है आईफोन ले तो लिया बट आईफोन ख़राब हो गया या कुछ भी हुआ तो खर्चा और ज़्यादा है। मतलब वो खर्चा इतना ज़्यादा होता है कि मतलब कभी कभी आदमी सोचता है यार छोड़ो मैं इस फ़ोन को बेच के नया आईफोन ही क्यों ना ले लूँ, या फिर मैंने आईफोन पे इतने पैसे क्यों खर्चा कर दिया। अच्छा ये चीज़ आईफोन के लिए ही नहीं है, ये चीज़ मैकबुक के लिए भी है, आईपैड के लिए भी है। मैकबुक है, मेरे एक दोस्त है उसने 80 हज़ार का मैकबुक एयर लिया था M1 चिप वाला अभी 2-3 साल पहले। उससे हल्का सा फ़ोन उसकी मैकबुक की स्क्रीन पर गिर गया, अब वो स्क्रीन ब्रेक हो गई, उसकी स्क्रीन रिप्लेस हुई है 35 हज़ार रुपये की। एंड मैं आपको बताऊं 80 हज़ार के लैपटॉप पे 35 हज़ार रुपये की स्क्रीन रिप्लेस होना, मेरे पास खुद 80 हज़ार रुपये का एक लैपटॉप है बट वो भी डेल का है जो कि डेल इंस्पिरॉन सीरीज़ का आता है एंड i7 प्रोसेसर है एंड उसकी 2-3 साल पहले स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो मैंने स्क्रीन रिप्लेस करवाई थी ना, वो स्क्रीन रिप्लेस हार्डली 10 या 11 हज़ार रुपये में हो गई थी, वो भी ओरिजिनल। तो आप सोच सकते हो कि कहाँ डेल एंड कहाँ वो सेम कॉस्ट का लैपटॉप। आप डेल का लैपटॉप लो, आप एप्पल को लो, एप्पल के लैपटॉप में जो स्क्रीन है वो 35-36 हज़ार रुपये की लग रही है एंड डेल के लैपटॉप पे 9-10 हज़ार रुपये में लग रही है। तो आप सोच सकते हो जो कॉस्ट ऑफ रिपेयर है या कॉस्ट ऑफ मतलब जो सर्विसिंग कॉस्ट है वो भी कितनी ज़्यादा है। एंड सेम गोज़ फॉर एयरपॉड, सेम गोज़ फॉर एप्पल वॉच, सेम गोज़ फॉर आईपैड्स एज वेल।
तो आप सोच सकते हो कि ये जो कॉस्टिंग है ये एक और रीज़न है जिसकी वजह से एप्पल एक ऐसी जगह जा रहा है कि अगर उन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट नहीं करी तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिफ्थ पॉइंट होगा वैल्यू फॉर मनी। देखिए क्या होता है, एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं ना, नो डाउट महंगे होते हैं, सब कुछ होता है, एक कहा जाता है प्रोफेशनल्स के लिए है, या फिर एक कहा जाता है कि आपका एक स्टेटस सिंबल होता है, सब कुछ है। बट इंडिया एक ऐसी सोसाइटी है यहाँ पे ना आदमी 10 लाख रुपए भी खर्च करने को तैयार है, 1 लाख रुपए भी खर्च करने को तैयार है, या फिर आदमी अगर मोबाइल फ़ोन की मैं बात करूँ वो 50,000 का भी ले सकता है, 1 लाख का भी ले सकता है। उसको मेन चीज़ क्या चाहिए, उसको वैल्यू फॉर मनी चाहिए। एंड एप्पल जो है वो वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है इंडिया में ही नहीं, बहुत सारे ऐसे देशों में। क्योंकि होता क्या है कि इंसान जब ये देखता है कि उसी वैल्यू में मेरे को दूसरी कंपनी का क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, मेरे को क्या वैल्यू मिल रही है, वो चीज़ एप्पल मैच नहीं कर पाता है। आप कब तक इस चीज़ पे जीते रहोगे कि भाई एप्पल जो है एक स्टेटस सिंबल है एंड एप्पल का जो है सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा सिक्योर है, सब कुछ है। आप केवल इस चीज़ पे ज़्यादा सेल ऑफ नहीं कर सकते। आज की डेट में जो इंसान 1-1.5 लाख का मोबाइल फ़ोन लेने जा रहा है एप्पल का, वो ये भी देखता है कि सैमसंग S25 अल्ट्रा या फिर 1 साल पुराना S24 अल्ट्रा भी अगर मैं लूँ, मेरे को उससे ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं, मेरे को एक वैल्यू फॉर मनी मिल रही है एज़ कम्पेयर टू आईफोन में। या फॉर दैट मैटर अगर कोई 90,000 का भी फ़ोन लेता है तो वो वीवो की X200 सीरीज़ देखता है, जिसमें वो सोचता है कि यार मेरे को उससे ज़्यादा फीचर्स इसमें मिल रहे हैं, एंड मेरे को जो एक वैल्यू फॉर मनी है वो मेरे को एप्पल में नहीं मिल रही है। मैकबुक आप अगर ले रहे हो 80,000 का, आप लो, उसी 80,000 रुपये में विंडोज़ लैपटॉप में आपको इतने सारे फीचर्स मिल जाते हैं, आपको 1 TB के SSD मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। बट आपको 80,000 में एप्पल में क्या मिलता है, 256 GB की SSD मिलती है, या फिर अगर उसमें ज़्यादा SSD मिलेगी भी तो वो ऐसे कोई मॉडल होगा जिसमें या तो 11 इंच या 13 इंच वाली स्क्रीन होगी, या फिर हो सकता है प्रोसेसर थोड़ा सा कम हो। तो जो वैल्यू फॉर मनी है ना, उसको एप्पल मैच नहीं कर पा रही है। मैं आपको बताऊं, कुछ लोग ये बात बोलते हैं, मेरे को भी एक टाइम पे ऐसा लगता था कि इंडिया इज़ अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट। इंडिया है प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, बट इंडिया में एक ऐसी भी मतलब एक ऐसा भी ग्रुप है जो कि हु इज़ नॉट कंसर्न विद द प्राइस। उनको वैल्यू फॉर मनी चाहिए। हमें चाहिए 10 लाख वाला लैपटॉप, हमें चाहिए 2 लाख वाला मैकबुक प्रो, हम खरीद लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या वो 2 लाख का मैकबुक प्रो मेरे को वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है कि मैं उस 2 लाख को जस्टिफाई कर पाऊँ? या अगर मैं 1 लाख का आईफोन ले रहा हूँ, क्या वो ऐसा है जो वीवो X200 प्रो को बीट कर दे, S24 अल्ट्रा को बीट कर दे? बट अगर मैं ये देख रहा हूँ कि मैं 1 लाख का आईफोन ले रहा हूँ एंड दूसरी तरफ जो है वीवो X200 प्रो जो है उसकी फोटोग्राफी क्वालिटी जो है उससे ज़्यादा अच्छी आ रही है, तो मैं तो ये चीज़ सोचूंगा कि भाई मेरे को कहाँ वैल्यू फॉर मनी मिल रही है। S24 अल्ट्रा मैं आपको बताऊँ, वो एक ऐसा फ़ोन है, आप 1,20,000 रुपये का वो फ़ोन लो एंड आप उसको आईफोन 16 प्रो मैक्स से कंपैरिजन करने लगो। केवल एक वीडियो ऐसा डिपार्टमेंट है जिस पे आईफोन आगे निकलेगा, इसके अलावा और सारे डिपार्टमेंट्स में सैमसंग का वो फ़ोन। आज की डेट में तो S24 अल्ट्रा आपको हो सकता है लेस देन 1 लाख में भी मिल जाए। तो आप सोच सकते हो कि जो वैल्यू फॉर मनी है वो एप्पल प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये 5 ऐसे रीजन्स थे जिसकी वजह से एप्पल अब जो है एक ऐसी स्टेज पे है कि अगर अगले 3-4 साल उन्होंने कुछ ड्रास्टिक नहीं करा तो उनकी हालत नोकिया जैसी भी हो सकती है। हालांकि आई नो कि इट इज़ अ वेरी वेरी बिग कंपनी, 4 ट्रिलियन का उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाला है, बट देखिए क्या है, बड़ी से बड़ी कंपनी मैंने अपने सामने डूबते हुए देखी है। एप्पल ने भी अगर टाइम पे इम्प्रूवमेंट नहीं करा तो उनके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। इसके अलावा और कोई ऐसे पॉइंट्स हो जो आपको लगता हो मैंने कवर नहीं करे, जो मतलब एप्पल की डाउनफॉल का रीज़न हो सकते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। और कुछ ऐड करना हो, कुछ और बात बोलनी हो, वो भी ज़रूर बताइएगा। मेरे इन पॉइंट से कितना एग्री करते हो, कितना डिसएग्री करते हो, वो भी ज़रूर बताना। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।